स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो हमने सपोजिटरीज के बारे में डिस्कस किया था। सपोजिटरीज क्या है, सपोजिटरीज की एडवांटेज क्या है, सपोजिटरीज की डिसएडवांटेज क्या है और जो उसका बेस यूज होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और हमने क्लासिफिकेशन सिर्फ मेंशन किया था कि किस किस टाइप के हमारे सपोजिटरी के बेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैं आपको बेस का पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सपोजिटरी को हम जो मोल्ड में बनाते हैं वो मोल्ड दिखता कैसे है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ आइडिया लेना चाहता हूं। हो सकता है आप लोगों को शायद कोई थोड़ा सा कोई डाउट रह गया हो, तो एक क्विक रिवीजन कर लेता हूं फटाफट, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो स्टूडेंट्स हमने एडवांटेज पढ़ी थी और इसमें कौन कौन से नए जो कंसेप्ट चल रहे हैं सपोजिटरी के अंदर वो पढ़े थे। तो अल्टीमेटली अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो सपोजिटरी को हमें क्यों लेना चाहिए, सपोजिटरी को लेने का सबसे मेन मोटिव अगर मैं बात करता हूं, ये एक अलग टाइप का यूनिक डोसेज फॉर्म है जो कि ओरल रूट से नहीं लिया जाता, आईवी रूट से नहीं लिया जाता, ये बॉडी कैविटी के अंदर दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूं रेक्टल रूट, रेक्टम रूट से दिया जाता है, वेजाइनल रूट, इसमें पैसरीज यूज होती हैं, ईयर कोन्स, नेजल कैविटी, तो इन सारे रूट से इसको लिया जाता है। ऑल्दो बहुत सारे लोग इस रूट को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इतना ज्यादा ये पॉपुलर भी रूट नहीं है। बट बिसाइड दिस अगर हमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करना हो तो इस रूट को हम प्रेफर कर सकते हैं। और इसका एब्जॉर्प्शन भी अगर मैं ओरल रूट के कंपैरिजन में बात करूं तो थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसके अंदर नहीं होता। आइए अब हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं कि क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स मेरा आप लोगों से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और जो बेल नोटिफिकेशन आता है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों तक वो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के बारे में, हमारे जो बेस है मेनली 3 टाइप के हैं। सबसे पहला फैटी बेस, सेकेंड नंबर पे है वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेस एंड थर्ड नंबर पे है इमल्सिफाइंग बेस। तो स्टूडेंट्स ये जो बेस है, ये बेस आपको कैसे यूज करना है उससे पहले मैं आप लोगों को मोल्ड दिखाता हूं। ये हमारा सपोजिटरी का मोल्ड है, आप देख पा रहे हैं कि ये कौन शेप आपको नजर आ रहा है। और ये जब हम बेस को मेल्ट करते हैं, क्योंकि मेल्ट आपके बेस के अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो बॉडी टेम्परेचर पे जैसे ही जाए वो मेल्ट हो जाए। और ये जब हम इसमें बेस लगा देते हैं और उसके साथ में ड्रग भी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो इसको बंद करना पड़ता है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इस टाइप से हो जाता है। और जब हम इसके अंदर बेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, बेस को फिर हमें साइड में रख देना पड़ता है। पहले हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसको सॉलिडिफाई होने के लिए रखते हैं, फिर इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। और जब ये सारा का सारा काम हो जाता है, बाद में हम इसको सपोजिटरीज को ऐसे ही ओपन करके हम निकाल लेते हैं। ये कौन शेप है तो आपको कौन शेप की सपोजिटरीज मिलेगी। तो आइए अब हम बेस पे फोकस करते हैं कि बेस क्या है। सबसे पहली चीज फैटी बेस के बारे में बात करें तो थियोब्रोमो ऑयल, इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल जिसको हम कोका बटर के नाम से भी जानते हैं, ये इसका सिनोनिम है कोका बटर। कलर कैसा होता है इसका, ये येलोइश व्हाइट कलर का होता है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को जिस टाइप से बता रहा हूं वो अल्टीमेटली आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। तो जो बच्चे आगे एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बड़े ध्यान से सुने ताकि आप लोगों को कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। तो कलर कैसा है, येलोइश व्हाइट कलर है। और ये सोर्स कहां से है इसका, क्रश्ड एंड रोस्टेड सीड्स ऑफ थियोब्रोमा कोका, यहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बटर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि बेस है। और बेस ये पहले कैसा होता है, इसको हमें वैक्सी टाइप का होता है, इसको हम गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इसको फिर सॉलिडिफाई किया जाता है अलॉन्ग विद द ड्रग। तो बटर लाइक कंसिस्टेंसी है। और मेल्टिंग पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और ये किस चीज का मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसराइल, एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड और कोई सा भी फैटी एसिड, वहां हायर फैटी एसिड्स होने चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे पामिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, C17H35, C15H31, तो इस टाइप के हायर चेन वाले कार्बन्स इसके अंदर रहने चाहिए। इसके डिसएडवांटेज, क्यों ये ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, सबसे पहली प्रॉब्लम है इसके साथ रेंसिडिटी की, इट बिकम्स रेंसिड एंड मेल्ट्स इन वार्म वेदर। तो सर्दियों के साथ तो ठीक है, लेकिन जब हम गर्मी की बात करते हैं तो ऐसे टेम्परेचर पे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये थियोब्रोमो ऑयल की एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, कॉस्टली भी है, महंगा पड़ता है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं, इट इज इमिसिबल विद बॉडी फ्लूइड्स। तो ये एक अगेन अपने आप में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज निकल के आती है कि बॉडी फ्लूइड के साथ ये इमिसिबल रहता है, तो वहां पे बड़ा थिक टाइप का बना रहता है। तो ये हमारा फैटी बेस थियोब्रोमो ऑयल के बारे में रहा। और इसके अलावा जो मैंने मोल्ड आपको दिखाया था,
तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी रहती है कि जब अगर इसको लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो इसकी जो अंदर वॉल्स हैं उस पे जो बेस है स्टिक हो जाता है, और जब स्टिक हो जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएंगे हमारी सपोस्ट्री जब बाहर निकलेंगी। तो हमें इस चीज को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। अगर मैं बात करूं, इट कैन बी यूज्ड एज अ बेस व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो यहां पे हम क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहां पे आपको अच्छा चीज देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपने थियोब्रोमा ऑयल की डिसएडवांटेज देखी थी कि रेंसिड हो जाता है, यहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आइए जानते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या रहता है। तो सबसे पहला हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोजिनेशन। आप समझते हैं हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिडक्शन होता है किसका, वेजिटेबल ऑयल्स का। कौन कौन से ऑयल्स हैं, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। तो ये जो ऑयल्स हैं इसका जब हाइड्रोजनेशन होगा तो हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा, और ये सब्स्टिट्यूट है थियोब्रोमा ऑयल बेस का। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी एमसीक्यू अगर इस टाइप का आता है कि थियोब्रोमा ऑयल का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो उनकी डिसएडवांटेज है अगर उसको दूर करना हो, तो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट आपका क्या है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसका कंपोजिशन क्या क्या रहता है, कॉटन सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल। ये ऑयल्स हैं, इसका हाइड्रोजनेशन जब होगा तो हमारा एक अच्छा सब्स्टिट्यूट बनके तैयार हो जाएगा। इसके एडवांटेज देखते हैं। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि रेंसिडिटी नहीं होती, तो इट इज रेसिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेकंड नंबर पे इट प्रोड्यूसेस कलरलेस एंड ऑर्डरलेस सपोस्ट्रीज। तो पेशेंट को लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो स्मेल, आप कोई सा भी डोसेज फॉर्म लो, पेशेंट की जनरली एक हैबिट होती है वो स्मेल करके जरूर देखते हैं। तो वहां पे अगर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, कलर नहीं होगा, तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं बात करूं, इमल्सिफाइंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, गुड होती है, जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है थियोब्रोमा ऑयल के ऊपर। डिसएडवांटेज की बात करूं तो एक डिसएडवांटेज कॉमन हो जाती है, क्योंकि जब वहां पे हमारी सपोस्ट्रीज थोड़ी सी हार्ड बनेंगी तो ब्रिटल होने के चांसेस रह जाते हैं। तो यहां पे देखिए इट बिकम्स ब्रिटल ऑन रैपिड कूलिंग। तो हमें जो कूलिंग करनी है एकदम रेफ्रिजरेशन पे नहीं जाना है, हमें पहले आराम से बाहर रखेंगे, धीरे धीरे वो कूल डाउन हो, सेटल डाउन हो, उसके बाद हमें रेफ्रिजरेशन के अंदर रखना है। उसमें भी टेम्परेचर का खासा ख्याल रखना है, एकदम हमें माइनस में नहीं लेके जाना। सेकेंड, सेडिमेंटेशन रेट आर हायर, क्योंकि जनरली फ्लूइड लाइक कंसिस्टेंसी के रहते हैं, तो इसका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है कंपैरेटिवली थियोब्रोमा ऑयल के थोड़ा सा हायर रहता है। तो ये दो पॉइंट्स अगर मैं ध्यान में अगर थोड़ा सा हम भूल जाए तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है थियोब्रोमा ऑयल। आइए हम नेक्स्ट बेस पढ़ते हैं। नेक्स्ट बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेसिस। अगर मैं बात करूं सपोस्ट्रीज के अंदर, या तो हमें थियोब्रोमा ऑयल सुनने को मिलता है या फिर हमें सुनने को मिलता है ग्लिसरोजेलेटिन सपोस्ट्रीज। ग्लिसरोजेलेटिन नाम से समझ में आता है, एक तो ग्लिसरीन है, दूसरा वाटर है और तीसरा जेलेटिन। जेलेटिन की क्या खूबी है, जेलेटिन स्टिफनेस प्रोवाइड करता है सपोस्ट्री को, तो इसके अंदर इसमें क्या डाला जाता है, जेलेटिन डाला जाता है। लेकिन अब बात यह आती है कि जेलेटिन भी हमारे दो टाइप का है, तो कौन से टाइप की ड्रग्स के लिए कौन से टाइप का जेलेटिन हम यूज करेंगे, आइए अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप ए, जो फार्माजेल ए है, ये बेसिकली एसिडिक होता है जनरली नेचर में, और एसिडिक टाइप ऑफ ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसका 7 से 9 तक है। कौन सा, टाइप ए। अगर एसिडिक टाइप की ड्रग्स है तो आप टाइप ए जेलेटिन यूज करेंगे, और अगर बेसिक टाइप की ड्रग्स हैं तो आप टाइप बी जेलेटिन यूज करेंगे, जिसका कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7 से 5 है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद हो गई हो। नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एंड हैंडल, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है हैंडलिंग के अंदर और प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट इनकम्पैटिबिलिटी है। क्यों इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे कि टैनिन्स, फेरिक क्लोराइड्स, इसके साथ जेलेटिन इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है, और अगर इस टाइप की ड्रग्स अगर आ जाएंगी तो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहां पे एक ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हमारे इस ग्लिसरोजेलेटिन सपोस्ट्रीज को थोड़ा सा साइड में कर देता है। अब देखिए ग्लिसरोजेलेटिन की बात हुई थी, अब हमारे पास आ गया सोप ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज। वहां पे क्या था, जेलेटिन था, यहां पे कौन है, सोप है, मतलब ग्लिसरीन भी है, पानी भी है और साथ में सोप है। तो यहां पे देखिए जेलेटिन रिप्लेस्ड विद द सोप, थोड़ी सी हार्ड सपोस्ट्रीज बन जाती हैं और गुड क्वालिटी की बनती हैं। हार्ड मतलब ब्रिटल नहीं होगी, ये बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब ब्रिटलनेस से आपको अवॉइड करनी है। और इसके अंदर नेक्स्ट जो टाइप है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल पीईजी जिसे हम बोलते हैं, ये ना डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स इसके रहते हैं, उसके टाइप से उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होती है। पीईजी 400, पीईजी 600, ऐसे ही इसके डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर एक कैटेगरी की अलग अलग।
इसको कार्बोवैक्स और पॉलीग्लाइकोल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, केमिकल स्टेबल, नॉन इरिटेंट एंड डू नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डू नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता। जनरली सपोजिटरीज के बेसिस के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। जब हमें देखना हो कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो तो हमें पीईजी बेस को यूज करना है, पीईजी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इसकी डिसएडवांटेज की, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ग्लिसरोजेलेटिन के साथ, ग्लिसरोजेलेटिन किसके साथ इनकम्पैटिबल थे, टैनिन के साथ और फेरिक क्लोराइड के साथ। सेम वे में डिसएडवांटेज इसकी भी यही है कि फिनोल्स टेनिन्स के साथ ये थोड़ा सा इनकम्पैटिबल है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो इसकी डिसएडवांटेज को थोड़ा सा वो करती है, हाइग्रोस्कोपिक भी है। हाइग्रोस्कोपिक आप सब लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, जो कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। अगर इसको कभी अच्छे तरीके से पैक नहीं किया गया तो मॉइस्चर आ जाएगा तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा और हमारी सपोजिटरीज यूज की भी नहीं रहेगी। और पेशेंट जब उस सपोजिटरी को पकड़ेगा या फिर जो एक्सपर्ट जो सपोजिटरी देने के लिए उसे पकड़ेगा, उसके हाथ में चिपचिपापन आ जाएगा और वो फिर बड़ा मतलब पेशेंट कन्वीनियंस नहीं रह पाएगी। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इसकी जो पैकिंग करेंगे हम, पैकिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि कोई भी मॉइस्चर एब्सॉर्ब ना हो आउटसाइड। अब हम बात करते हैं इमल्सिफाइंग बेस की। इमल्सिफाइंग बेस अगर मैं थियोब्रोमो ऑयल की बात करूं तो उससे अच्छे प्रेफर किए जा रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि इससे अच्छी हैं। आइए पहले जानते हैं इमल्सिफाइंग बेसिस के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर आता है वाइटअपसोल, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स हैं ऑफ सैचुरेटेड वेजिटेबल एसिड्स, जिसके अंदर कुछ पोर्शन एस्टर्स का भी इंक्लूड किया जाता है। अगर मैं बात करूं जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो फैटी एसिड जितने भी हमारे होते हैं उनके साथ जब एस्टर्स की इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो हमारा वाइटअपसोल की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अब क्या है कि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट रहते हैं। इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर जब हॉट क्लाइमेट की कंडीशन होती है तब आपको पता है टेम्परेचर हमारा 50 तक भी जाता है और हमारी सपोजिटरीज का टेम्परेचर इट शुड बी मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ी सी हार्डनेस कहां से लाई जाए, हार्डनेस लाने के लिए इसके अंदर हम बीज वैक्स को ऐड करते हैं। बीज वैक्स इज एडेड फॉर यूज इन द हॉट क्लाइमेट। किसको ऐड करते हैं, बीज वैक्स को। मैं फिर से बोल रहा हूं बीज वैक्स, ये भी एमसीक्यूज का एक पार्ट बनता है। एंड इट शुड नॉट बी कूल्ड रैपिडली, क्योंकि जहां पे हार्डनेस अच्छी होगी वहां पे ब्रिटलनेस का आएगा पॉइंट, और ब्रिटलनेस को अवॉइड करने के लिए हमें जब भी हम अपना जो मिक्सचर है उसको जब हम गर्म करेंगे और सपोजिटरी मोल्ड के अंदर हम डालेंगे तो इसको पहले हमें बाहर रख देना है सेटल होने के लिए, ताकि अपने आप उसका टेम्परेचर डाउन आए। हम इमीडिएटली अगर फ्रिज में रखेंगे, कूलिंग रैपिड होगी तो चांसेस आएंगे क्रैक के, क्योंकि ब्रिटल है नेचर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं मेसाइस्ट्रेनियम। अगेन ये भी फैटी एसिड से मिलकर बनता है, मोनो डाई ट्राई, बहुत लॉन्ग चेन है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आता है मैसुपोल। मैसुपोल के अगर मैं बारे में बात करूं तो ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ लॉरिक एसिड इनकॉर्पोरेट किया जाता है एंड मोनोस्टेरेट इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जिससे कि इसकी एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर विथस्टैंड करने की पावर भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है, जब भी हम मेसोपोल को यूज करेंगे तो इसके अंदर हमें मोनोस्टेरेट्स डालने हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन पावर उसकी इंक्रीज हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी एडवांटेज थियोब्रोमो ऑयल के ऊपर कुछ ज्यादा है। क्या है वो एडवांटेज, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले सॉलिडिफाई हो जाता है बहुत ज्यादा फास्ट, मतलब आपने इसको रखा इमीडिएटली सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो जो रैपिड कूलिंग और बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, इतनी ज्यादा रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हमें इसके केस में, जो हमारे इमल्सिफाइंग बेसिस हैं। सेकंड पॉइंट आते हैं तो इट इज नॉन इरिटेंट। आपको पता है सपोजिटरीज रेक्टल रूट से ली जाएगी, वेजाइनल रूट से ली जाएगी, मतलब बॉडी कैविटीज के अंदर जानी है। और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज की आ गई, इरिटेशन की, क्योंकि ड्रग है, कई बार ड्रग ऐसी भी होती है कि इरिटेशन कॉज करती है। तो हमें एक चीज का खासा ख्याल रखना है, क्योंकि खाली ड्रग नहीं, हमें बेस की भी प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो बेस कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, जो कि अगेन इसको फिर एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है बेस बनने के लिए। थर्ड पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑफ द मोल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था थियोब्रोमो ऑयल के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि वो जो वॉल्स थी जब हम डालते हैं अगर इसका लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो इस पे स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद जो हमारी सपोजिटरी निकलेगी वो फ्रैक्चर्ड निकलेगी। लेकिन इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लुब्रिकेशन करने की हमें जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, ओवर हीटिंग डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस। जैसे कि इसकी अगर मैं बात करता हूं थियोब्रोमो ऑयल की, तो थियोब्रोमो ऑयल के साथ पॉलीमॉर्फ्स बन जाते हैं। अगर मैं पॉलीमॉर्फ्स की बात करूं, पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, मतलब एक कंपाउंड की बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्टेंस, अल्फा फॉर्म, बीटा गामा फॉर्म, तो ऐसी फॉर्म्स बन जाती हैं। लेकिन इमल्सिफाइंग बेस
प्रेफर किए जाएंगे थियोब्रोमो ऑयल के ऊपर ओवर दीज एडवांटेजेस। क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमल्सिफाइंग बेस को थियोब्रोमो ऑयल के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है। तो आपके पास ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बहुत अच्छा इसके अंदर मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था बेस के बारे में। आई होप आप लोगों को ये तीनों बेस क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार सिर्फ बेस के नाम ले रहा हूं जो से बेस यूज होते हैं। सबसे पहला है फैटी बेस, जिसके अंदर थियोब्रोमो ऑयल मेन कैटेगरी के अंदर आता है। सेकंड नंबर पे वाटर सोल्युबल एंड वाटर मिसिबल बेस, जिसके अंदर ग्लिसरोजिलेटिन आते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे इमल्सिफाइंग बेस, जिसके अंदर हमारा व्हाइट ऑफ सोल और ये सारे बेसिस आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीफॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और डीफॉर्म सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स और इंट्रोडक्टरी पार्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी। और इसके अलावा बीफॉर्म थर्ड ईयर में भी सपोस्ट्री का एक चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ बेस और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ना बड़ा जरूरी है। और मैंने बताया कि कुछ एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, तो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले जो मैंने आपको क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आपको सपोस्ट्रीज के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या न्यूअर कंसेप्ट्स हैं और आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए बेस के अंदर, वो डिस्कस किया था। और इस क्लास के अंदर हमने बेस के बारे में सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, कौन कौन से बेस यूज होते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करूंगा और इसका इवैल्यूएशन डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पॉइंट समझ में ना आया हो, तो हमारे आप एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट के कमेंट बॉक्स के अंदर जहां पे वीडियो अपलोड की गई है वहां पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। तो मैं आपकी क्वेरी वहां से भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारा चैनल एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन इसकी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।